जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि सर टैक्स ट्रीटमेंट बताओ डिफरेंट केसेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो NAV नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% का, 30% ऑफ NAV, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन हमने देखा सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट था, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट था। प्री कंस्ट्रक्शन जो पीरियड वाला इंटरेस्ट था उसका 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट डिडक्शन मिल जाती है, और अगर जो पोस्ट वाला है वो आपको पूरा मिल जाता है। ठीक है ना, ये हमने देखा था। अब जैसे जैसे जिस ईयर में आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन में पे करना वैसे वैसे डिडक्शन ले लेना। लेकिन हमने देखा था कि सर लेट आउट प्रॉपर्टी में तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, है ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपकी नेगेटिव इनकम भी हो सकती है, क्योंकि उसमें NAV सब तो जीरो है, डिडक्शन आपको 30% जो NAV का है वो भी जीरो मिल जाएगा, जीरो ही होगा। लेकिन इंटरेस्ट पे अगर है प्रॉपर्टी आपने बोरो की है, मतलब खरीदा है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको उसको 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा था कि सर वो कब ऐसा है कि 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर आपने परचेज़ किया है तो 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। 1 अप्रैल 2099 के बाद आपने परचेज़ किया है और 5 साल के अंदर अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन भी हो गई है पूरी, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो फिर 30,000 पे लिमिट घट के आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम देखने जा रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट केसेज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो इसमें हम खुद रह रहे हैं और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट। फर्स्ट, if such property is used by the owner for the purpose of carrying on his business or profession। अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैं इसका बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ तो नो इनकम इज टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी टैक्स नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा, बट टैक्सेबल अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये तो हमने बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22 में ही पढ़ा था, है ना। नाउ टॉपिक नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है, if such property is used for the residence of the owner and his family member। अगर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है ओनर खुद अपने रहने के लिए या फिर उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा रहने के लिए, तो देख लेते हैं। इफ़ ओनली 1 or 2 प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर दी सच पर्पस। अगर सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं रहने के पर्पस के लिए, तो नेट एनुअल वैल्यू उसका नील होगा। वो हमने उसकी कंप्यूटेशन वाले चार्ट में भी देखा था। तो 2.1A में इफ़ सच प्रॉपर्टी इज यूज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पसेज, इट इज़ नॉट लेट आउट और पुट टू एनी अदर यूज फर्दर, नो बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। लेट आउट पे किराए पे नहीं दिया, कोई और बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से अराइव नहीं किया है, तो नेट एनुअल वैल्यू ऑफ 1 और सेकंड हाउस एज पर द चॉइस ऑफ टैक्स पेयर विल बी टेकन एज नील। नेट एनुअल वैल्यू नील लिया जाएगा। नथिंग इज टैक्सेबल, ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम सीलिंग। लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है 30,000 और 2 लाख डिपेंडिंग अपॉन द केस। 30,000 कब, जब 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन लिया हुआ है ना। और अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद का है और 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, परचेज कर लिया आपने, तो 2 लाख का मिल जाएगा। और 1 अप्रैल 1999 के बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर के लिए है, तो 30,000 की लिमिट है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए 5 साल के अंदर अंदर बना भी लिया है, तो फिर 2 लाख की लिमिट है। ये सब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। 2.1B, if such property could not be occupied throughout the previous year because employment, business or profession of the owner is situated at some other place and he has to reside at that other place in a building not owned by him, further no other benefits derived by the owner from the unoccupied property। अगर कोई और प्रॉपर्टी है, आप उसमें रहे नहीं, लेकिन किसी और चीज़ के यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि आपकी कोई जॉब कहीं और थी, प्रोफेशन आपका कहीं और था, आप वहाँ रह रहे थे, अलग किराए पे रह रहे थे, लेकिन जो आपका खुद का घर था आप उसमें रहे नहीं, लेकिन कोई और बेनिफिट भी तो नहीं लिया, तो सेम ट्रीटमेंट हो जाएगी, ये मानते हुए कि आप इसी में थे। तो वही है, कोई चेंजेस नहीं है। 2.1 का C देखते हैं। व्हेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग इंडिपेंडेंट रेजिडेंट यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर पार्ट इज लेट आउट। एक घर है, उसमें मान लो 2 पार्ट बना रखे अपने, एक में आप खुद रह रहे और आधे वाले हिस्से को किराए पे चढ़ा दिया, तो क्या करें। इनकम फ्रॉम द इंडिपेंडेंट यूनिट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड विल नॉट बी टैक्सेबल। वो वाला जिसमें आप खुद रह रहे हैं वो तो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल इज डिडक्टेबल, 30,000 या 2 लाख आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम द यूनिट विच इज लेट आउट इज टू बी कंप्यूटेड इफ द यूनिट इज लेट आउट। जो
जो हिस्सा घर का आपने किराए पे चढ़ा दिया उसको फिर नॉर्मल प्रॉपर्टी जैसे कि रेंट पे चढ़ा देते हैं, उस तरीके से कंप्यूटेशन हो जाएगी। 2.1 का डी, व्हेन सच प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द अदर पार्ट ऑफ, मतलब एक ही साल में कुछ दिनों तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे और कुछ दिनों तक आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो नो कंसेशन इज अवेलेबल, द हाउस विल बी टेकन एज लेट आउट प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में कोई छूट नहीं है, सारा का सारा मान लिया जाएगा आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है पूरे पीरियड के लिए। नाउ 2.2, इफ़ टू प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, अगर आप दो प्रॉपर्टी, वहाँ पे ऊपर क्या था एक, अगर आप दो प्रॉपर्टी रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आर ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड टैक्स ट्रीटमेंट, जो दोनों प्रॉपर्टी है कंप्यूट किया जाएगा एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। इफ़ मोर देन टू प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, अगर दो से ज़्यादा है तो ओनली टू हाउसेज अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ टैक्स पेयर, सिर्फ दो घर ही ट्रीट किया जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड टैक्स ट्रीटमेंट जो भी है 2.1 में जो पढ़ा है वही सेम रहेगा, इज एप्लीकेबल। अदर रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो है वो भी डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा, और उसके लिए कंप्यूटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू मेक सेलेक्शन इफ मोर देन टू प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पसेज। सर अगर दो से ज़्यादा घर हम खुद ही रहने के लिए कर रहे हैं तो कैसे सेलेक्ट करें कि मेरे पास जैसे 4 घर है और चारों खुद ही रहने के लिए, तो टैक्स तो ये कहता है कि भैया कोई दो ही माना जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी दो तो डीम्ड लेट आउट माना जाएगा, फिर उस पर टैक्स कर देंगे। तो कैसे कंप्यूट करें सर कि अगर 5 घर है तो कौन से 2 घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लें, है ना, और कौन से 3 घर को डीम्ड लेट आउट मान लें। तो हम कंप्यूटेशन करेंगे, मतलब चेक करेंगे ताकि कहाँ मुझे टैक्स कम देना पड़े। मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उन 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करवा लूँगा जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू ज़्यादा निकलेगी, ताकि उस पर तो टैक्स कम हो जाएगा, और जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू कम निकलेगी उस पर मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए 5 घर की एक कंडीशन से चेक करना पड़ेगा कि 5 घर में किसका NAV सबसे ज़्यादा आ रहा है, किन 2 का आ रहा है, उन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिसाइड कर लेंगे, बाकी 3 को बोलेंगे भैया ये डीम्ड लेट आउट है। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं कि एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑक्यूपाइड मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस, अगर 2 से ज़्यादा घर है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ओनली 2 प्रॉपर्टीज़ विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो सिर्फ 2 ही माना जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी के समझ लेंगे कि ये रेंट पर चढ़ा रखा है। अदर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ विल बी डीम्ड एज लेट आउट मान लिया जाएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम इन सच केसेस इज डिस्कस इन द प्रॉब्लम। अब इसमें कैसे सेलेक्ट करें वो ये रहा प्रॉब्लम, देख लेते हैं। जी ने 5 घर हैं, जी के पास कितने 5 घर हैं। दीज हाउसेज आर यूज्ड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस, इन हाउसेज का यूज़ वो क्या कर रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहा है। दीज हाउसेज आर नॉट लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस 19-20 में कहीं भी ये किराए पे चढ़ाया ही नहीं है। नो अदर बेनिफिट, कोई और बेनिफिट भी नहीं मिला। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोटेड फॉर द रिकॉर्ड। अब ये देख लेते हैं 5 घर का क्या इन्होंने दिया हुआ है। सर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, वो सारा कंप्यूट करके आपको दे दिया। एक का 12 लाख है, 12,70,000 है, 27,60,000 है, 4,90,000 है, 15,90,000 है। फिर सर म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया है 40,000, 1,20, 1,90, 30, 1,20, और इंटरेस्ट जो है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 11,000 है, यहाँ 1,70,000 है, यहाँ 2 लाख है, और यहाँ 2,30,000 है। ये इंटरेस्ट किसका है, डेट ऑफ बोरोइंग इन ऑल केसेज 1 अप्रैल 1999 के बाद वाला इंटरेस्ट है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो टू फाइनेंस रिपेयर रिन्यूअल एंड रिपेयर वाले पे इंटरेस्ट जो दे रहा है वो 2,10,000, लेकिन रिपेयर वाले पे तो सर हमने देखा था 30,000 किलोमीटर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, यहाँ पे 7,89,000 है, यहाँ पे 14 लाख है ना। तो अब इसका कंप्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब जी हैज ऑक्यूपाइड 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी है उसके पास, 2 को उसको चूज़ करना है कि कौन सा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करे, और अदर 3 को डिक्लेयर कर देगा डीम टू बी लेट आउट। तो ही हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इन्होंने एक मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए एक ऑप्शन बना लिया कि भाई 11 ऑप्शन है इस बंदे के पास, या तो 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ले तो 3, 4, 5 को लेट आउट हो जाएगा। फिर ऑप्शन 2 है 1 और 3 को कर लें तो फिर 2, 4, 5 को लेट आउट। ऐसे करके इन्होंने 11 ऑप्शन बना लिए कि इन किसी 2 को डिक्लेयर कर लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड और किसी 3 को डिक्लेयर कर देते हैं लेट आउट, और फिर उन 11 ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि क्या कौन सा ऑप्शन बेस्ट है।
ठीक है ना। तो अब पहले ये देख लेते हैं हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका जो NAV है वो क्या होता है, नील होता है, और नेट एनुअल वैल्यू उसका नील हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन यहाँ पे 30,000, 41,000, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। वो 30 और 41 का मैक्सिमम लिमिट इसलिए है, ये 30 लाख जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो चेक कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में कितना था, ये है ना। अब रिपेयर के लिए तो 30,000 का ही मिलता है, और यहाँ पे क्या है, रिपेयर के लिए जो पुराना रिपेयर के लिए जो है 30,000 ये और 11,000 ये, ठीक है। रिपेयर के लिए यहाँ पे 30,000 ये और 1,70,000 ये, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे मैक्सिमम 2,30,000 नहीं, 2 लाख की लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, रिपेयर के लिए हमने पढ़ा था कि सर 30,000 की रिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे 7,89,000 नहीं, यहाँ पे 30,000 की ही मिलेगी, यहाँ पे 14 लाख नहीं, यहाँ पे 30,000 की ही मिलेगी। तो 30,000 और यहाँ पे 0 है तो 30,000 का डिडक्शन, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 11,000 है, 1 अप्रैल 1999 के बाद है ना। तो 30,000 प्लस 11,000 41,000 मिल जाएगा, यहाँ पे 30,000 प्लस 1,70,000 2 लाख मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 2 लाख ही है। और यहाँ पे 2,30,000 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 लाख मिलेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की इसमें मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है, 2 लाख की है। तो वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने माइनस करके दिखाई हुई हैं। सिर्फ 30,000, 41,000, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो इनकम और लॉस, इसमें लॉस आ जाएगा सब में, 30, 41, 2, 2, 2। फिर कंप्यूटेशन कर लेते हैं स्टेप 2, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। जो उसमें दिया हुआ है 12 लाख, 12,70,000, 27, 60, 4, 90 और 5, 90 वो ले लेंगे। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं 40, 1, 20, 1, 90, 30 और 1, 20, तो लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस करने के बाद NAV ये आ जाएगा। NAV में 30% का डिडक्शन, 30% इसका निकाल लो, इसका 30%, इसका 30%, इसका 30%, इसका 30%। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा 2,10,000, 8 लाख। तो ये मान के चल रहे हैं कि सारे लेट आउट पे हैं। अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि सारे लेट आउट के केस में तो आपको इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है, फिर उसमें ये देखते नहीं है। तो 2,10,000, 15,70,000, 2 लाख और ये 2,30,000। इस तरीके से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 6,02,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 2,29,000, यहाँ पे 1,22,000, यहाँ पे 7,99,000। तो स्टेप 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में आया है, तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 6,32 का लॉस, 46 का लॉस, 4,29, 3,22 और 9,99। तो इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो फर्स्ट और ये जो लास्ट है इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करा देते हैं, नील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ जाएगा नहीं तो। और यहाँ पे बाकी के 3 को हम क्या कर देते हैं, लेट आउट पे दे देते हैं। और बाकी के 3 को लेट आउट पे देते हैं तो हमारी इनकम 5,000, 2,29,000 और 1,22,000 की हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि इन दिस केस इफ़ टैक्स पेयर चूज हाउस 1 और हाउस 5 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग 2, 3, 4 एज डीम टू बी लेट देन टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी कितना होगा, लॉस फ्रॉम हाउस 1 30,000 का, लॉस फ्रॉम हाउस 5 1,70,000, 2 लाख का टोटल लॉस यहाँ पे आ जाएगा। और जो इन तीनों को आपने लेट आउट मान लिया है तो लेट आउट पे आपकी इनकम इतनी हो जाएगी 3,56,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल कितनी हो गई, 1,56,000। एक एग्जाम्पल दिया गया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। मतलब इस टॉपिक को हम दोस्तों रिलैक्स होके अच्छे से अगले लेक्चर में समझते हैं कि ये क्या टॉपिक है सर। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।